कल्पना कीजिए कि आपके घर के भविष्य को लेकर एक बहुत ही बड़ी बैठक बुलाई गई है, हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। जहां सारे फैसले होने वाले हैं। बिल्कुल। घर का बजट कैसे बनेगा, वहां रहने के नियम क्या होंगे, ये सब तय होना है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है ना कि जो लोग असल में उस घर में पीढ़ियों से रहते आए हैं, उन्हें ही बाहर निकाल दिया गया। हाँ, उन्हें ही उस बैठक वाले कमरे के बाहर ताला लगाकर खड़ा कर दिया गया है। मतलब अंदर बैठे बाहरी लोग, जिनका उस घर की जमीनी हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं है, वो ये तय कर रहे हैं कि घर वालों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। सुनने में ये स्थिति बहुत अजीब और अन्यायपूर्ण लगती है। लगती है ना? लेकिन इतिहास के पन्नों में एक पूरे देश के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। आज हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेजों, शोध पत्रों और कई विश्लेषणात्मक लेखों का एक बहुत बड़ा अंबार है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय भी यही दस्तावेज हैं। सही कहा। हमारा मिशन इन्हीं स्रोतों को खंगाल कर 1927 के उस ऐतिहासिक क्षण का विश्लेषण करना है, जिसे दुनिया साइमन कमीशन के नाम से जानती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक तरफा फैसले ने पूरे भारत को एकजुट कर दिया था। बिल्कुल, और स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। तो चलिए इन दस्तावेजों की परतों को खोलते हैं और इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस विषय पर मौजूद जो हमारे स्रोत हैं ना, जब हम उनका बारीकी से अध्ययन करते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। कौन सी बात? यही कि ये महज इतिहास का एक साधारण अध्याय नहीं है। ये सत्ता, प्रतिनिधित्व और मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल अध्ययन है। मतलब? ये हमें सिखाता है कि जब फैसले थोपे जाते हैं तो क्या होता है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि जब नीतियां बिना उचित प्रतिनिधित्व के थोपी जाती हैं तो उसका समाज पर कितना गहरा असर पड़ता है। हाँ, और आक्रोश पैदा होता है। इतिहास अक्सर हमें यही सिखाता है कि जो सत्ता संवाद के रास्ते बंद कर देती है ना, वो असल में अपने ही पतन का रास्ता खोल रही होती है। ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। तो मैं इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि को समझते हैं। इन दस्तावेजों की शुरुआत होती है 1927 से। हाँ, जब ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए। अब अगर हम सिर्फ सतही तौर पे देखें तो ये एक सामान्य सी प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है। हाँ, क्योंकि हर सरकार व्यवस्था की समीक्षा के लिए आयोग तो बनाती है। वही तो। लेकिन जैसे ही हम इन ऐतिहासिक नोट्स की गहराई में जाते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। और वो तथ्य ये था कि इस पूरे आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अरे बाप रे, सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश थे। सातों के सातों श्वेत लोग थे। लेकिन यहाँ मैं ना एक सवाल उठाना चाहती हूँ। मैंने इन नोट्स में पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार ने उस समय ये तर्क दिया था कि भारत में इतनी सारी जातियां हैं, धर्म हैं और राजनीतिक दल हैं कि वे कभी किसी एक बात पर सहमत हो ही नहीं सकते। हाँ, तो उनका कहना था कि एक निष्पक्ष बाहरी आयोग का होना ही सबसे सही तरीका है। तो क्या उनके इस तर्क में सच में कोई जमीनी सच्चाई थी या ये महज एक बहाना था? असल में ये तर्क अगर उस दौर के ब्रिटिश दस्तावेजों में देखा जाए तो बहुत प्रमुखता से उछाला गया था। लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही थी। अच्छा, तो क्या थी असलियत? ये कोई निष्पक्षता का प्रयास तो बिल्कुल भी नहीं था। तत्कालीन भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। हाँ, जो इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य सूत्रधार थे। बिल्कुल। उनका स्पष्ट मानना था कि भारतीय लोग अपना संविधान बनाने की बौद्धिक क्षमता ही नहीं रखते। मतलब वो हमें बेवकूफ समझते थे। सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, ब्रिटिश सरकार भारत की आंतरिक विविधताओं को अपनी सत्ता बनाए रखने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। डिवाइड एंड रूल की तरह। बिल्कुल। उन्होंने जानबूझकर भारतीयों को बाहर रखा क्योंकि वे ये स्थापित करना चाहते थे कि संवैधानिक प्रगति का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद के पास है। मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि हम बॉस हैं। सही पकड़ा आपने। यह एक प्रशासनिक चूक नहीं थी, बल्कि सत्ता पर अपना एकाधिकार और नस्लीय श्रेष्ठता बनाए रखने की एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। ये बहुत ही दिलचस्प है कि उन्होंने भारत की विविधता को उसकी कमजोरी के रूप में पेश करने की कोशिश की। हाँ, जो कि उनकी पुरानी आदत थी। लेकिन अगर हम उस समय के ब्रिटिश राजनीति के शोध पत्रों को देखें ना, तो एक और बात सामने आती है। 1919 के सुधारों के अनुसार तो ये समीक्षा 10 साल बाद यानी 1929 में होनी चाहिए थी। हाँ, तकनीकी रूप से 10 साल बाद। तो फिर इसे 1927 में ही क्यों आनन फानन में ले आया गया, 2 साल पहले ही? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक चाल थी जिसे अक्सर लोग पढ़ते समय नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, 1927 में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और उन्हें डर था कि आने वाले चुनावों में लेबर पार्टी जीत सकती है।
और लेबर पार्टी को भारत के प्रति थोड़ा अधिक सहानुभूति रखने वाला माना जाता था। बिल्कुल। कंजर्वेटिव सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भारत के भविष्य का फैसला किसी ऐसी सरकार के हाथ में जाए जो शायद भारतीयों को ज्यादा रियायतें दे दे। ओ, तो ये उनकी अपनी सत्ता बचाने का खेल था। 100%। इसलिए उन्होंने समय से पहले ही इस ऑल व्हाइट कमीशन यानी श्वेत आयोग का गठन कर दिया, ताकि भारत का नियंत्रण उनके अपने रूढ़िवादी हाथों में ही सुरक्षित रहे। सही कहा। यानी ये पूरा खेल भारत के भले के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटेन की अपनी आंतरिक राजनीति और सत्ता की भूख को शांत करने के लिए खेला जा रहा था। और यही वो बिंदु था जिसने भारत में आग लगा दी। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन ने भारत के बंबई बंदरगाह पर कदम रखा, तो उनका स्वागत किसी राजकीय सम्मान से नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं, एक अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हुआ। पूरे देश में काले झंडों का एक समंदर था और एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। हाँ, साइमन वापस जाओ। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे इन लेखों में जो सबसे चौंकाने वाली बात मिली वो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ आना। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, है ना? हम जानते हैं कि उन दिनों इन दोनों दलों के बीच गहरे वैचारिक और राजनैतिक मतभेद थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस एक कमीशन ने उन्हें एक ही मंच पर ला खड़ा किया? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें ना, तो ये उस दौर की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब कोई बाहरी शक्ति आपके अस्तित्व और आपकी गरिमा पर सीधा प्रहार करती है, तो आंतरिक मतभेद बहुत छोटे लगने लगते हैं। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। कुछ वैसा ही लॉर्ड बर्कनहेड का ये घमंड कि भारतीय एकजुट नहीं हो सकते, असल में उसी घमंड ने यहाँ उत्प्रेरक का काम किया, आग में घी डाल दिया। बिल्कुल। मुस्लिम लीग के भीतर भी उस समय 2 गुट बंदे थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाले मुख्य गुट ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बराबरी का दर्जा नहीं देने वाली। हाँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम। इस बहिष्कार ने एक ऐसा साझा दुश्मन खड़ा कर दिया जिसने विचारधारा की दीवारों को कुछ समय के लिए पूरी तरह से गिरा दिया। अरे वाह! यह सिर्फ एक राजनीतिक बहिष्कार नहीं था, ये भारत की सामूहिक अस्मिता को वापस पाने की एक जोरदार हुंकार थी। और यही हुंकार देखते ही देखते एक बड़े तूफान में बदल गई। जब हम विरोध प्रदर्शनों के स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ अखबारों की बयानबाजी तक सीमित नहीं थे। बिल्कुल नहीं, लोग सच में सड़कों पर उतर आए थे। हाँ, ट्रेनें रोकी जा रही थी, काले झंडे दिखाए जा रहे थे और ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से बौखला गया था। और इतिहास का एक कड़वा सच ये भी है कि जब कोई सत्ता बौखलाती है तो वो सबसे पहले हिंसा का सहारा लेती, जो कि बहुत दुखद है। और इस हिंसा का सबसे क्रूर रूप हमें लाहौर में देखने को मिला। लाहौर का लाठीचार्ज। हाँ, जो नोट्स हमारे पास है वे साफ बताते हैं कि लाहौर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ब्रिटिश पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। वो लाहौर का वो घटनाक्रम भारतीय इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। हाँ। पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट के आदेश पर जो लाठीचार्ज हुआ वो केवल भीड़ को हटाने के लिए नहीं था। तो क्या वो जानबूझकर किया गया था? वो एक सोची समझी क्रूरता थी जिसका निशाना विशेष रूप से आंदोलन के नेतृत्व करता थे, यानी लाला लाजपत राय। हाँ, महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, जो उस समय उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां उनके सम्मान में सर झुक जाने चाहिए थे। उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाई उन्हें गई। छाती और सिर पर इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। और कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। ये पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं एक बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। अक्सर जब राज्य इतनी भारी हिंसा का प्रयोग करता है तो आम जनता डर जाती है, आंदोलन बिखर जाते हैं अक्सर। हाँ, लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि लाला जी की मृत्यु ने युवाओं में एक अलग ही आग लगा दी। क्योंकि राज्य की हिंसा तब काम करती है जब वो जनता का मनोबल तोड़ दे। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? क्या अंग्रेजों का दमन चक्र उनके ही खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया? बिल्कुल। लाला लाजपत राय कोई आम नेता नहीं थे, वे पंजाब केसरी थे, राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। जब ब्रिटिश सरकार ने उन पर लाठियां बरसाईं तो भारत के युवाओं ने इसे केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं माना, उन्होंने इसे पूरे राष्ट्र के स्वाभिमान पर सीधा हमला माना। हाँ, और लाला जी ने खुद उस समय कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। और ये बात कितनी सच साबित हुई। बिल्कुल।
इस घटना ने एक पूरे के पूरे युवा वर्ग की मानसिकता को बदल कर रख दिया। और उसी युवा वर्ग में से एक नाम उभर कर सामने आता है, भगत सिंह। हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन का एक नया चेहरा। हमारे स्रोत विस्तार से बताते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों जैसे शिवराम राजगुरु और सुखदेव ने ये तय कर लिया था कि इस शहादत का बदला लिया जाएगा। उन्होंने संकल्प ले लिया था। जिस अहिंसक आंदोलन को अंग्रेज डंडे के जोर से दबाना चाहते थे, उसी ने एक बहुत ही उग्र और आक्रामक क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दे दिया। यही वो मोड़ है जहां से भारत का स्वतंत्रता संग्राम दो अलग-अलग लेकिन समानांतर रास्तों पर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। मतलब एक तरफ क्रांतिकारी और दूसरी तरफ राजनीतिक। हाँ, एक तरफ भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का क्रांतिकारी रास्ता था, जिन्होंने सॉन्डर्स की हत्या करके लालाजी की मौत का बदला लिया। क्योंकि उनका मानना था कि बहरी हो चुकी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। सही कहा। और दूसरी तरफ राजनीतिक और बौद्धिक मोर्चे पर एक अलग तरह की क्रांति आकार ले रही थी। वो कैसे? भारतीय नेतृत्व ने केवल विरोध तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने तय किया कि वे ब्रिटिश सरकार के उस बौद्धिक अहंकार को कागज पर तोड़ेंगे। ओह, आप नेहरू रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। जब लॉर्ड बर्किनहेड ने चुनौती दी कि अगर भारतीयों में इतनी ही काबिलियत है तो वे खुद अपना एक संविधान बनाकर दिखाएं, जिस पर सभी सहमत हों। हाँ, तो भारतीयों ने महज बयानबाजी करने के बजाय सच में एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया। और वो कोई छोटा मोटा ड्राफ्ट नहीं था। वही मैं पूछने वाली थी। अगर हम इस नेहरू रिपोर्ट की तकनीकी बारीकियों में जाएं, तो ये रिपोर्ट असल में काम कैसे करती थी? क्या ये सिर्फ मांगों का एक पुलिंदा था या सच में एक प्रॉपर लीगल दस्तावेज? नेहरू रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, वो महज कोई मांगों की सूची नहीं थी। ये एक पूर्ण विकसित, परिपक्व और आधुनिक संवैधानिक मसौदा था। अरे वाह! अगर हम इसकी बारीकियों को समझें तो इसमें स्पष्ट रूप से डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य के दर्जे की मांग की गई थी। इसके अलावा इसमें मौलिक अधिकारों का एक पूरा चार्टर था, जिसमें महिलाओं के लिए समान अधिकार शामिल थे। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी। जी हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने धार्मिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल के विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जिसको अंग्रेज समाज को बांटने के लिए इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। और उसकी जगह अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण की बात कही। सच में ये तो बहुत ही दूरदर्शी सोच थी। उस समय जब दुनिया के कई पश्चिमी देश भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दे पाए थे, तब भारतीय नेता अपने मसौदे में इसे शामिल कर रहे थे। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के मुंह पर तमाचा था कि देखिए, हम आपसे ज्यादा प्रगतिशील और समावेशी संविधान बना सकते हैं। और यही बात बर्कनहेड और पूरी ब्रिटिश सत्ता को चुभ रही थी। वे ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि जिन्हें वे शासन करने में अक्षम बता रहे हैं, वे इस स्तर की राजनीतिक परिपक्वता दिखा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जरा वापस साइमन कमीशन पर आते हैं। हाँ, कमीशन का काम तो चल ही रहा था। वही तो, भारत की सड़कों पर इतना खून खराबा हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन तेज हो गया, नेहरू रिपोर्ट के रूप में एक पूरा संविधान उनके सामने रख दिया गया। लेकिन साइमन कमीशन ने इन सब को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपना काम जारी रखा और 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हाँ। जब हम इस रिपोर्ट की सिफारिशों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने कुछ बदलावों का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया जाएगा और प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी। साथ ही एक संघीय शासन व्यवस्था का सुझाव भी दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो क्या? जब मैं इन सिफारिशों को पढ़ती हूँ तो मुझे एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ वे प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने गवर्नर को असीमित विशेष शक्तियां दे दी। हाँ। और केंद्र में ब्रिटिश नियंत्रण को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। बिल्कुल, बताइए। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी को एक शानदार गाड़ी में बिठा दिया जाए, उसे गाड़ी की चाबी भी दे दी जाए। अच्छा। लेकिन स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक और एक्सेलरेटर का कंट्रोल अपने पास ही रखा जाए। बिल्कुल, खूब। मतलब आप गाड़ी में बैठ के रेडियो बजा सकते हैं, लेकिन गाड़ी जाएगी वहीं जहां कंट्रोल करने वाला चाहेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और आपका ये उदाहरण स्थिति की बिल्कुल सटीक तस्वीर पेश करता है ना? अगर हम इस गाड़ी के पुर्जों को उस समय की व्यवस्था से जोड़कर देखें तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। कैसे? अंग्रेजों ने जो रेडियो और एयर कंडीशनर का नियंत्रण भारतीयों को दिया, वे थे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन जैसे विभाग थे। हाँ। लेकिन जो गाड़ी का इंजन और ब्रेक थे,
यानी वित्त, सेना, पुलिस और गवर्नर की वीटो पावर, वो सब अंग्रेजों ने अपने पास रखे। वे सभी केंद्र के पास यानी सीधे तौर पर अंग्रेजों की मुट्ठी में रहे। प्रांतीय स्वायत्तता केवल एक मुखौटा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जब चाहे किसी भी प्रांतीय सरकार के फैसले को पलट सकता था। बिल्कुल। अगर शिक्षा मंत्री कोई नीति बनाता है और वो गवर्नर को पसंद नहीं आती तो गवर्नर उस पर ब्रेक लगा सकता था। ठीक यही तंत्र उन्होंने स्थापित किया था। यह सुधार नहीं था, यह महज नियंत्रण का पुनर्गठन था। मतलब बेवकूफ बनाने का तरीका। साइमन कमीशन की रिपोर्ट इस बात का एक क्लासिक दस्तावेज है कि कैसे कानूनी शब्दावली का इस्तेमाल करके सत्ता को स्थानांतरित करने का भ्रम पैदा किया जाता है, जबकि वास्तविकता में सत्ता का एक भी धागा नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वे सत्ता सौंप रहे हैं, लेकिन असली ताकत को उन्होंने और भी गहराई से खूंटी से बांध दिया। तो जाहिर सी बात है कि भारतीयों ने इस धोखे को बहुत जल्दी पकड़ लिया होगा। बिल्कुल पकड़ लिया। इन दस्तावेजों से साफ है कि भारत के किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। जो शुरुआती डर था कि ये कमीशन भारतीयों के खिलाफ ही काम करेगा, वो पूरी तरह से सच साबित हुआ। और इसी अस्वीकृति ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि साइमन कमीशन ने जब स्वशासन की मांग को इतनी बेरहमी से ठुकरा दिया ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह एहसास हो गया कि अब बहुत हो चुका। अब डोमिनियन स्टेटस या आधी अधूरी आजादी की मांग करने का कोई फायदा नहीं है। और इसी घटनाक्रम ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की पृष्ठभूमि तैयार की। अरे, जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बिल्कुल, जहां पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। ये एक बहुत ही शानदार कड़ी जोड़ती है। यानी अगर साइमन कमीशन इतना अपमानजनक न होता तो शायद भारतीय नेता कुछ और सालों तक डोमिनियन स्टेटस पर ही बातचीत करते रहते। हाँ, वो उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन बर्कनहेड के अहंकार और साइमन कमीशन की इस थोपी हुई रिपोर्ट ने भारतीयों को स्पष्ट कर दिया कि अब समझौते का समय खत्म हो चुका है। इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि आपके विरोधी का सबसे क्रूर कदम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बिल्कुल सही। साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत को बांटना और ब्रिटिश सत्ता को न्यायसंगत ठहराना था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसने जो किया वो इसका ठीक उल्टा था। इसने एक बिखरे हुए समाज को ये दिखा दिया कि उनका साझा दुश्मन कौन है और उन्हें एकजुट कर दिया। चलिए, तो अब तक हमने इन ढेरों दस्तावेजों, शोध पत्रों और ऐतिहासिक घटनाओं से जो कुछ भी निकाला है उसे एक बार समेटने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि कैसे 1927 में एक बिना प्रतिनिधित्व वाले आयोग के गठन ने एक सोए हुए राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। 3 फरवरी 1928 को कमीशन का आना और काले झंडों से स्वागत। हाँ, साइमन गो बैक के नारों ने न केवल सड़कों पर बल्कि लोगों के दिलों में भी एक नई ऊर्जा भर दी। और लाला लाजपत राय के बलिदान ने युवाओं को क्रांति के रास्ते पर खड़ा कर दिया। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि कैसे नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिश साम्राज्य के बौद्धिक अहंकार को चुनौती दी। और अंततः साइमन कमीशन की खोखली सिफारिशों ने भारत को ये साफ कर दिया कि आजादी कभी मांग कर नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा अर्थ ये है कि लोकतंत्र या न्यायपूर्ण शासन का कोई भी मॉडल तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें उन लोगों की सीधी भागीदारी ना हो जिन पर वो शासन लागू होना है। बिल्कुल। साइमन कमीशन का पतन और उसका भारी विरोध आज की दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। हाँ, क्योंकि जब भी कोई नीति निर्माता बंद कमरों में बैठकर फैसले लेता है और जमीनी हकीकत या जनता के प्रतिनिधित्व को नजरअंदाज करता है, तो उसका परिणाम सिर्फ कागजी नीतियां होती हैं, जमीनी समाधान नहीं। और वे कागजी नीतियां अक्सर ऐसे ही आक्रोश और क्रांतियों को जन्म देती हैं। बिल्कुल सही कहा। आज के हमारे इस विश्लेषण के अंत में इन सभी स्रोतों से परे जाते हुए एक सवाल जहन में उठता है। कौन सा सवाल? एक ऐसा विचार जो शायद इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, लेकिन जिस पर सोचने से हम मानव स्वभाव को और बेहतर समझ सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ब्रिटिश सरकार ने अपने उस नस्लीय अहंकार और बर्कनहेड की उस जिद को दरकिनार करते हुए 1927 में ही साइमन कमीशन में 2 या 3 भारतीय सदस्यों को शामिल कर लिया होता, तो क्या होता? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? क्या तब भी भारत का वह जन सैलाब सड़कों पर उतरता? क्या साइमन गो बैक का वो नारा जो पूरे देश को एक धागे में पिरो गया, वो कभी गूंज पाता? शायद नहीं। क्या मुस्लिम लीग और कांग्रेस उस तरह से एक साथ आते? ये कहना मुश्किल है।
या फिर शायद भारत के नेता उन 2 कुर्सियों और थोड़ी सी सत्ता के भ्रम में उलझ कर रह जाते। हाँ, और पूर्ण स्वराज का वो सपना जो साइमन कमीशन के अपमान की आग से पैदा हुआ, वो कई दशकों के लिए पीछे छूट जाता। कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां हमारी विरोधियों के सबसे बड़ी गलतियों के गर्भ से ही जन्म लेती हैं। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास की इन जटिल परतों को हमारे साथ खोलने के लिए आपका शुक्रिया। सुनते रहिए और सीखते रहिए। और अपनी उत्सुकता को हमेशा जिंदा रखिए। धन्यवाद।